हेलो। तो हम आ गए हैं और आज अपने चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपना प्यारा चैप्टर आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैंने फंक्शन चैप्टर पूरे अपलोड कर दिए हैं और उसके डीपीपीज मैंने नीचे डाल रखे हैं। तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसने भी परचेज किया है, उसको डीपीपी मिलेगा। पर मैं थोड़ा सा बड़ा दिल वाला हूँ, तो मैंने उन बच्चों के लिए जिसने परचेज नहीं किया है उनके लिए भी मैंने डीपीपीज के एक्सेस आई थिंक मैंने फ्री कर रखी है। एक बार देख लूंगा मैं, पर मैंने फ्री कर दूंगा मैं, अगर नहीं होगी तो। अगर वैसे तो मैंने फ्री कर रखी है। तो वहां फिर आके बात नहीं करता मैं। अब ये जो लेक्चर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आईटीएफ का, ये जो लेक्चर है, ये पहला लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर, ये फ्री रहेगा, मतलब ये सबको एक्सेस होगा। उसके बाद के लेक्चर आप परचेज कर लेना, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं वीडियोज ये, तो वो काफी भाग्यशाली हैं। और आपको भी भाग्यशाली बनना है, आपको भी वीडियो देखना है, तो अब परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आईटीएफ। और इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखना अपने हर एक बात। इसके अंदर दो चीज लिखी हुई है। एक इनवर्स फंक्शन, जो हमने फंक्शन पढ़ा, और एक ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आनी चाहिए और इनवर्स फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए, हमने सबसे पहली बात क्या क्या पढ़ी थी इनवर्स में, कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ता है, वन वन, और साथ ही साथ क्या होना पड़ता है, ऑन टू। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स की। तो सबसे पहले इसका डोमेन रेंज हम लिख लेते हैं। तो इसका डोमेन, अभी मैं इनवर्स के बारे में नहीं सोच रहा, अभी मैं डोमेन रेंज की बात कर रहा हूँ। तो इसका डोमेन अपना है आर। ठीक है, और ये रेंज देगा -1 से 1। पर अब इसका मुझे अगर इनवर्स लिखना हो, साइन इनवर्स एक्स, तो सर उसके लिए फिर डोमेन अपना एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब जो आउटपुट होगा वो इनपुट होगा। और सर रेंज बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं, आर होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आर होगा। पर मैं कह रहा हूँ कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है इस डोमेन और इस रेंज के लिए। ऐसा क्यों? अब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाया साइन एक्स का ऐसे। ठीक है। तो अब आपको कोई पूछे, देखो ये रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपने पाई/3 रखा, है ना, 60 डिग्री। और आपने एक एंगल और रखा जो कि अपना है 120 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, 120 रखा आपने। तो दोनों पर क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सर वैल्यू जो है वो सेम दे रहा है? और कितना दे रहा है? सर √3/2 दे रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। अब इसको अगर मैं इनवर्स में देखूं तो सर इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि √3/2 के सर दो वैल्यू आ रहे हैं, और फंक्शन सर ये इनवर्स तो क्या छोड़ो, फंक्शन ही नहीं है। तो यानी कि इसमें क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर ये मैनी वन हो गया। क्या सर ये ऑन टू होगा? बिल्कुल ऑन टू है। ये अपना पूरी की पूरी जो रेंज है वो कवर कर रहा है। तो मैंने दो को डोमेन और रेंज बराबर ही रखा हुआ है। बात यहाँ पर उठती है वन वन की और मैनी वन की। तो सर कहने का मतलब, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सर जो ग्राफ रिपीट करेगा वो सर वो वन वन नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही रिपीट कर देगा, और ट्रिक के अनुसार, वन वन के अनुसार, अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल और कट कर जाए एक पॉइंट से ज्यादा, तो वो वन वन नहीं होगा। यानी कि वो बहुत ही जगह क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। अच्छा, तो सर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अपने अपने डोमेन में, सर वो वन वन नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे। कॉस देख लो, नहीं है। क्यों? बहुत बार ग्राफ रिपीट कर रहा है तो वैल्यू रिपीट करेगा, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सर टेन, ये तो भूल ही जाओ, रिपीट करेगा तो वन वन नहीं है अपने डोमेन, मतलब R-2 + 1 π/2। सर कॉट, कॉट भी सर नहीं है। कॉट भी कहाँ है सर, देखो रिपीट कर रहा है। हाँ सर सेक, अरे वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे आप रखो साइन -60 और sin 60, दोनों पर देखो आंसर कितना देगा। सेक सेक 60 कितना होता है, cos 60 का उल्टा 2, 2 दे रहा है, वैल्यू रिपीट हो गई ना। अच्छा सर, मतलब हम कहने का मतलब ये सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें सर फिर वन वन तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वन वन में कि भले ही फंक्शन वन वन अपने डोमेन में नहीं है, पर मैं डोमेन में कटौती करके उसको वन वन बना सकता हूँ, क्योंकि अपने पास टैलेंट है। तो सर कैसे? अब ध्यान सुनना। अगर मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, तो सर साइन एक्स में अगर ये वाला पार्ट लें, ये एंगल -π/2 से लेकर π/2 वाला है, तो सर इसमें तो ये वन वन है, इसमें देखो वन वन है। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, हमेशा एक समय पर एक ही आंसर दे रहा है। और अच्छी वाली बात ये भी है कि पूरा -1 से 1 भी कवर हो रहा है, मतलब ये ऑन टू भी हो गया, ये वन वन भी हो गया, तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। समझ में आया? पर कोई बोलेगा सर ठीक है, आपने कहा कि -π/2 से π/2 अपना डोमेन हमें ऐसा लेना चाहिए जिसमें लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कट नहीं कर रही है, मतलब वो वन वन है। तो सर ऐसे तो फिर ये वाला एंगल भी होना चाहिए, ये वाला एंगल जैसे यहाँ से यहाँ है, ये वाला पार्ट। सर देखो यहाँ पर भी तो हो रहा है, यहाँ पर भी तो -1 से 1 है, और कहीं पर वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, आप देख सकते हो। फिर तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, मैं गलत नहीं पढ़ाता। ऐसे ही नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं अपनी बात, आपकी बात को ध्यान रखते हुए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस रीजन में भी ये वन वन है, परंतु अपना बाप कौन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने क्या बोला? रुकिए, आपकी बात सही है पर मेरी बात मानो, ये वाला रखो, इसको ही लिखना है, इसको ही सवाल में पूछेगा, यही एंगल आपको चुनना है। तो यही एंगल सेट को हमने कंसिडर किया है। बाकी जितने भी आप सेट सोच रहे हैं, ये वाला सेट आगे 3π/2 से लेकर जो वाला के सेट, ये भी वन वन फॉलो कर रहा है, ये सभी सेट आएंगे। पर एनसीईआरटी ने कहा है कि इसको लेके चलिए, तो हम इसको मान के चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं, यानी कि अपना अब जो नया डोमेन है, जो नया डोमेन है वो कितना हो गया? x - π/2 से लेकर π/2 हो गया। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होगा? इसका आउटपुट तो भाई साहब -1 से 1 ही है, वो तो ऑन टू हमने बना ही दिया है। तो साइन इनवर्स का अब जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, और रेंज कितना होगा साइन इनवर्स का? -π/2 से π/2। यानी कि सिंपल अगर बात करूं, कोई आपसे ऐसा पूछे कि साइन इनवर्स बताओ हाफ कब आएगा, तो आपको क्या जवाब देना है? आपके पास बहुत सारे एंगल होंगे हाफ देने के लिए, पर आपको आंसर अब कहाँ देना है? आपको आंसर इनमें से देना है। ठीक है, रेंज -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री बताना। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा, मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ आ गया? इनवर्स का आंसर कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, मतलब डिग्री में आंसर देना ऑब्वियसली। देखो साइन क्या करता है, आप उसको वैल्यू दोगे, एंगल दोगे, वैल्यू देगा। इनवर्स वैल्यू दोगे, एंगल में आंसर देगा। अब एंगल दुनिया में भर में आंसर देना नहीं है। जैसे मान लो आप ये भूल गए कि रेंज क्या था, और आपने लिखा इसको थीटा, और आपने इसको पलट दिया, तो साइन थीटा कितना हो गया? हाफ। तो आपने पढ़ा होगा एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा हाफ बहुत जगह देता है, बहुत ही जगह देता है भाई। एक तो 2π + 30, 30 डिग्री है ना, n π + -1 की पावर n, 5/6, ये पढ़ा होगा जीएस। पर जीएस नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों? कि अपना जो आंसर अब देना है वो इसी में देना है। क्यों? क्योंकि अपने जो डोमेन लिए है वो -90 से 90 लिए है। क्यों? क्योंकि ये वन वन होना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो साइन थीटा हो गया हाफ, तो उसके लिए हमने एंगल बोल दिया 30 डिग्री, और हमें आंसर इनमें से देना है। ये बात समझ में आ गई? रेंज, चलिए। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहली बात ये कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ नहीं। देखो इनवर्स का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दो। देखो आप -π/2 पर कितना आंसर दे रहा है? -1 दे रहा है। जीरो पे कितना आंसर दे रहा है? जीरो दे रहा है। π/2 पे कितना आंसर दे रहा है? 1 दे रहा है। तो इनवर्स क्या करेगा?
अब कोई पूछेगा साइन इनवर्स 1 बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? पाई/2 बोलेंगे, उल्टा जवाब। तो यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स ये समझ में आ गया कि डोमेन कितना होगा, -1 से 1। देखो -1 से 1 थोड़ा सा -π/2 से π/2 के अंदर आएगा, क्योंकि -π/2 होता है रेडियन में -1.57, ठीक है। और आपका रेंज कितना होगा? रेंज आपका जाना है π/2 और -π/2, ठीक है। ये आपका हो गया आउटपुट, इसमें आपका एंगल आएगा। अच्छा, -π/2 पे -1 है, तो -1 पे कितना होगा? -π/2 आएगा। कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1 पे -π/2। मैं कहीं फिर कह रहा हूँ, मैंने इनवर्स फंक्शन अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, वैसे मेरे ये चैनल पे पड़ा ही हुआ है, तो आप वो देख दूंगा मैं इनवर्स फंक्शन, तो आप देख लेना इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये फिर समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा, जीरो पे जीरो है तो जीरो पे जीरो ही, जीरो से जीरो भी पास होगा। और 1 पे π/2 आएगा, 1 पे π/2। अच्छा, वो मैंने उसमें बताया था इनवर्स में कि इनवर्स में जैसे ये y = लाइन कौन सी है? x लाइन है। तो जैसे ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है इनवर्स का, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा। मतलब ये सिमेट्रिकल होता है y = x पर, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तो इस रीजन में इसमें ऐसा बनेगा, एस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तक ग्राफ आएगा। फिर अब ये इस टाइप का शेप है, तो ये इस टाइप का शेप बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका? साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। फटाफट से इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। और ये सिमेट्रिकल y = x के है, इसलिए अगर कॉनकेव डाउनवर्ड फेसिंग होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड फेसिंग होगा, तो ये कॉनकेव अपवर्ड बन जाएगा ऐसे। तो ये डाउनवर्ड में है तो ये अपवर्ड में बनेगा, ये अपवर्ड में है तो ये डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या नोटिस किया आपने, वो देखिए। सबसे पहला, सर ये बाउंडेड फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि इसका सर इसका रेंज जो है सीमित है। इसका रेंज, जिसका रेंज सीमित होता है, मतलब कोई भी ना मिनिमम ना मैक्सिमम, अगर वो 90 इंफिनिटी जाता है, तो वो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बाउंडेड फंक्शन है। दूसरी बात, सर आप ध्यान से देखो, सर ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं? जैसे साइन इनवर्स में आपने रखा -x, तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स x जैसी हरकत कर रहा है, हरकत। ग्राफ से दिखाऊं? मैंने बताया था इस ऑड में कि ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, मतलब जो पोर्शन यहाँ बनेगा वही पोर्शन वो थर्ड में बनेगा, क्योंकि जो वैल्यू जैसे x में इसने आंसर 1 दिया, तो -x पर ये कितना आंसर देगा? -1 देगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन इनवर्स x ने 1 दिया है तो -1 हो जाएगा ना ओवरऑल -x पर, क्योंकि सिमेट्रिकल है वो अबाउट ओरिजिन। तो आप देखो ग्राफ, ग्राफ या ध्यान से, ग्राफ सिमेट्रिकल है, जो पोर्शन ऐसे बन रहा है वही पोर्शन यहाँ बना है। तो ये ऑड फंक्शन कुछ प्रकार से भी हो गया, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सभी का जड़ जो है वो फंक्शन से होके गुजरता है, तो आपको फंक्शन भाई साहब एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऑड फंक्शन हो गया ये। और एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं, जैसे कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स -½ बताओ, तो अब आपको पता है कि आपको एंगल कहाँ से देना है। तो आपने देखा कि अच्छा वैल्यू तो नेगेटिव है, तो एंगल कहाँ से मिलेगा? एंगल मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में से मिलेगा, ऑब्वियसली। और कितना एंगल होगा? -30 डिग्री होगा। अब आपसे पूछे कोई साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 30 डिग्री बोलेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो कैसे बराबर होंगे? जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, हो गया ना बराबर, तो माइनस बाहर निकला कि नहीं निकला? निकला। यानी कि ये ऑड फंक्शन है। क्लियर है क्या? तीसरी पॉइंट, बाउंडेड हो गया, ऑड हो गया। अच्छा, और कौन सा पॉइंट हो गया? हाँ सर, ये देखो इंक्रीजिंग है। सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर देखो, आप वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। इसका फायदा क्या है इंक्रीजिंग का? बहुत रट्टा सर क्यों मारते हैं, बताओ फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर साइन इनवर्स x1 बड़ा है किसी साइन इनवर्स x2 से, तो साइन इनवर्स हटाने के बाद भी इनपुट बड़ा होगा, x1 बड़ा होगा x2 से। ये फायदा होता है। फायदा कहाँ मिलता है इसका? हमें मिलता है इनइक्वालिटी में। क्यों?
देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा ऐसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, तो अगर आप इसमें x1 पर वैल्यू पूछेंगे तो आपको कम मिलेगी, और आगे बढ़ेंगे x2 पे तो आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। तो अगर आउटपुट ज्यादा है दूसरे आउटपुट से, तो उसका इनपुट भी ज्यादा होगा दूसरे इनपुट से। यानी कि आप फंक्शन को बाहर निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो तीन बातें याद रखना, बाउंडेड फंक्शन है मतलब उसका रेंज सीमित है, और रेंज कितना है, -90 से 90, मतलब आपको रेंज याद कर लीजिए अब। क्योंकि आप देखो भाई, सबका जो रेंज है वो तो फिक्स ही है, क्योंकि ऑन टू कवर करना ही करना है मेरे को। तो हमें क्या याद रखना है, ध्यान से देखा जाए तो हमें याद होना चाहिए, हमें क्या याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए इसका रेंज। तो सबका रेंज स्पेशल होगा, जो सबका डोमेन स्पेशल होगा, तो ये सबको मुझे वन 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 बनाना पड़ेगा। आपको आई थिंक पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो ग्राफ जिसपे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ग्राफ, ये तीन बातें, और ये रेंज, ये आपका मेन है। तो मैं अब अगला जो कॉस है थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, स्पीड में। मतलब आपको बस डोमेन में कटौती करनी है, और रेंज, इससे इनवर्स का फर्क पड़ेगा, और तीसरा ग्राफ कैसा बनेगा इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पर। मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा नीचे। अब मैंने बच्चों को सुना है कि सर आप थोड़ा सा पीडीएफ डाल दो, तो नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो पीडीएफ भी मैं इसका डाल दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अपने चैनल पे डाल दूंगा, अपने जो एप्लीकेशन में डाल दूंगा, नीचे लेक्चर के बाद नीचे डाल दूंगा पीडीएफ फाइल करके, ठीक है। वो दिक्कत नहीं है, आप बस बस आप जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ निकाल लो, आराम से रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसके लिए जो डोमेन तय किया गया है, क्योंकि अगेन ये वन वन है नहीं, तो जो डोमेन इसका तय किया गया है, पहले देखते हैं कॉस का डोमेन क्या तय किया गया है। तो इसका डोमेन तय किया गया है 0 से लेकर पाई, क्योंकि 0 से पाई में ये आपको पूरा मार्केट कवर कर देता है। देखो आप, 0 से लेकर पाई, है ना, ये पाई/2 एंगल है, ये एंगल पाई है। तो आपको पूरा -1 से पूरा कवर करके दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा आपको -1 से 1 कवर करके दे रहा है ये। बाई पे कितनी वैल्यू होती है, -1, जीरो पे कितनी वैल्यू होती है, 1, और पाई/2 पे कितनी वैल्यू होती है, 0। तो पूरा कवर हो रहा है। रेंज ऑब्वियसली -1 से 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी हिसाब से कॉस इनवर्स देखूं, कॉस इनवर्स, तो अब इसका इनपुट क्या होगा, -1 to 1, मतलब हम खाने को क्या देंगे, वैल्यू, और हमें एंगल किस में देगा, 0 से लेकर पाई में देगा। क्लियर होगी बात? चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। देखो अब ये आपका कितना है, ये डोमेन -1 to 1 है, ठीक है, ऐसा बनेगा, -1 to 1। अच्छा इसका रेंज कितना है, 0 से पाई, तो y = 0 से लेकर, ये लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये लाइन है y = पाई वाली। अच्छा -1 पे कितना है, ये पाई पे कितना है, -1 है, तो -1 पे कितना होगा, पाई होगा। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 0 पे कितना है, पाई/2 पे 0 है, तो 0 पे कितना आएगा, x = 0 पे कितना आएगा, पाई/2 आएगा यहाँ से। अच्छा ये लाइन कौन सी है, ये भी ड्रॉ करनी पड़ेगी क्या, सर कर दो प्लीज, सर कर दो प्लीज, प्लीज कर देते हैं, पाई/2। और कितना है भाई साहब, 0 पे 1 है तो 1 पे 0 है, ऐसा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब देखो इधर, ये ग्राफ इस टाइप का है, ऐसा है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा बन रहा है। अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये ऐसे जाएगा। मतलब क्या ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ, ऐसा, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीजिंग ही है। देखो कॉस्ट डिक्रीजिंग है ना, तो कॉस्ट इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। अच्छा आप थोड़ा ध्यान से देखना, यार, गहराई में पढ़ा करो। तो देखो साइन एक्स इंक्रीजिंग है, साइन एक्स इंक्रीजिंग है, तो सर देखो साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग ही आ रहा है ना, साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा तो सर देखो कॉस एक्स सर डिक्रीजिंग है, कॉस एक्स घट रहा है, तो सर देखो कॉस इनवर्स एक्स भी घट रहा है। घटना समझ में आता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब चलिए पहला पॉइंट, भाई बाउंडेड फंक्शन है, ऑब्वियसली सर बाउंडेड तो दिख ही रहा है।
बाउंडेड फंक्शन है ना, इसका रेंज 0 से पाई फिक्स है। दूसरा, सर ये तो ना तो इवन है, ना इधर इवन है, नॉर ऑड है। कैसे? एक तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे, आप सोच लोगे अगर ऑड होगा तो ऐसा बनने वाला है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो एक काम करिए, इसको दीजिए आप -½ और माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब डायग्राम से आपको इतना फील हो रहा है कि जो भी एंगल देगा आपको, जो भी आंसर देगा वो 0 से पाई में देगा। अगर आप इसको इनपुट में देंगे पॉजिटिव वैल्यू तो आपको एंगल कहाँ से देगा? 0 से पाई/2 देगा। एक बात बताओ, अगर कॉस इनवर्स एक्स अगर थीटा मानते हो और एक्स कॉस थीटा है और एक्स आपका पॉजिटिव है, तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से पाई/2 होगा ना, है कि नहीं? तो अगर आपने इनपुट पॉजिटिव दिया खाने को, तो एंगल भी आपको कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। तो मैं एक साइन लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। मतलब अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आपको एंगल यहाँ से आंसर देना है, और अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो आपको एंगल पाई/2 से पाई में देना है। क्यों? क्योंकि कॉस वहां पे नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम है, ये शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्ट आपको कभी भी आंसर देना हो ये आपको काम आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। कलर थोड़े से कम है, हाँ, ये रहा। थोड़ा सुधार कर लेते हैं इसमें। हाँ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ से आंसर दोगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है इनपुट में तो यहाँ से आंसर दोगे। तो ये आपको याद रहेगा। साइन इनवर्स के अंदर अगर जैसे इनपुट पॉजिटिव है तो आपको कहाँ से एंगल देना है आंसर, बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है इसको। इसी प्रकार ये, तो अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कॉस इनवर्स हाफ बोलता हूँ तो आप कितना एंगल देंगे? भाई 60 डिग्री, तो -60 डिग्री आ रहा है। जबकि -½ के लिए कितना आएगा? पाई-60। आपको एंगल यहाँ से देना है। क्या दोनों बराबर है? कदापि नहीं। तो ये ऑड फंक्शन नहीं है। अगला, क्या ये इवन फंक्शन है? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हैज टू बी कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है अपने डोमेन में। पर अभी फिलहाल के आप केस में देखो ना, तो भी ये इवन नहीं है। देखा? इवन नहीं है। इवन ने बताया था, ग्राफ से बताया था मैंने। ग्राफिकली अगर आपको देखना है इवन, तो क्या बताया था मैंने कि ग्राफ सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट वाई एक्सिस। मतलब ग्राफ अगर इस तरह का बना है तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, इस तरफ। क्यों? क्योंकि जिस एक्स पर जो उसने वैल्यू दिया है वाई, वही वैल्यू वो -x पर भी देगा, क्योंकि वो एक्चुअल में इवन फंक्शन है। क्योंकि वो -x पर वाई देगा, तो कॉस इनवर्स एक्स पर वाई देगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, सिस्टम में तो अच्छे से आ रहा है, आप पढ़ाई बड़ा मस्त रहे हो यार। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पर अगर देखें तो कॉस इनवर्स -½ इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, ऐसा होना चाहिए। पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका एंगल 60 डिग्री दे रहा है, ये पाई-60 दे रहा है, ये भी बराबर नहीं हुआ। तो ना तो ये इवन भी नहीं है, इवन फंक्शन भी नहीं है। और ग्राफिकली अगर देखो आप, तो सर जो पोर्शन जो पोर्शन वाई एक्सिस में अगर देखें तो जो पोर्शन बन रहा है वो सिमेट्रिकल बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा, तो इवन हट गया। और सर जो पोर्शन बन रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो थर्ड थर्ड में नहीं बन रहा, तो ना तो ये ऑड है। और सर चलो वो भी छोड़ो, सर जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बन रहा है वो फोर्थ में बनना चाहिए था, ऑड के हिसाब से वो भी नहीं बन रहा। तो ये ना तो इवन है ना तो ऑड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ गया? और तीसरा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि कॉस इनवर्स एक्स अगर बड़ा हुआ कॉस इनवर्स वाई से, तो इसका मतलब एक्स छोटा होगा वाई से। इनइक्वालिटी घूम जाएगी। क्यों? आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, तो आपको दिख रहा है कि x2 बड़ा है, x2 बड़ा है। तो इसका पर आउटपुट तो कम है ना, आउटपुट कम है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आउटपुट ज्यादा है तो इनपुट उल्टा होगा। समझ में आ गया? अगर आउटपुट, जैसे ये ग्राफ, ऐसा ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है, तो जैसे यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, तो x2 बड़ा है x1 से, पर cos इनवर्स x2 छोटा है x1 से, यानी इनइक्वालिटी घूम गई। बस। तो कब घूमती है इनइक्वालिटी? जब फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। और इनइक्वालिटी कब नहीं घूमती है? जब फंक्शन जिसको आप हटा रहे हो लगा रहे हो वो इंक्रीजिंग है। इसलिए आपने सुना होगा लॉग में कि सर अगर बेस वन से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी हम चेंज नहीं करते, और बेस वन से कम होता है तो हम इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, क्योंकि लॉग डिक्रीज होता है। लॉग डिक्रीज होता है जब बेस वन से कम होता है, और वन से जब बड़ा होता है तो ग्राफ लॉग का बढ़ता है। यही कारण है। समझ में आया गुरुदेव? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका रेंज याद करना है आपको, 0 से पाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट, बाउंडेड वाले और ये डिक्रीजिंग वाले, इनइक्वालिटी में काम आते हैं। ठीक है? और नाइदर और नॉर्मल। ठीक है, चलिए अभी पढ़ने पे आते हैं। अब तीसरा फंक्शन, y बराबर 10x। तो इसका जो डोमेन तय किया गया है कि जिससे ये वन वन बने, वो सेम तय किया गया है जैसा कि साइनेज का किया गया है, तो आपको याद रहेगा। देखो एनसीईआरटी सोचता तो है आपके लिए। आप देखो, इसमें दुनिया भर की सभी वैल्यू आपको मिल जाएगी इस पूरे मार्केट में, क्योंकि आपको ऑन टू भी तो कॉल करना है। तो -90 से लेकर 90, और -90 90 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। वो डिफाइंड नहीं है क्योंकि नीचे कॉस वहां पे जीरो होता है। ठीक है? और रेंज क्या है इसका? आर। तो इससे अब इसका मतलब ये हुआ कि टेन इनवर्स एक्स अगर वाई है, तो एक्स यानी कि जो डोमेन होगा वो सब के सब होगा। वो तो कुछ डोमेन तो टेंशन ही नहीं है, आप तो बस ट्रिग्नोमेट्री का रेंज याद कर लो। रेंज आपको डोमेन याद ही हो जाएगा। बस आपको याद रखना है रेंज। अब रेंज कितना हो गया है? आर, सॉरी, -π/2 से लेकर π/2। मतलब ट्रिक के अनुसार ये भी आंसर इसी में से देगा। -90 से लेकर 90 में आंसर देगा। और आपको पता है कि 10 नेगेटिव कहाँ होता है? इधर। तो नेगेटिव के लिए यहाँ से आंसर देगा। और जब इनपुट नेगेटिव होगा और अगर इनपुट पॉजिटिव होगा तो एंगल इसी में से देगा, क्योंकि 10 वहां पर पॉजिटिव होता है। तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक वाली बात। अब थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गई बात क्या चल रही है? ठीक है, चलिए। रेंज याद कर लेना इसको, रेंज याद कर लेना। ठीक है, अब ग्राफ देखते हैं 10 इनवर्स एक्स का। अच्छा, याद रखना है 10x यहाँ पर कैसा है? इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? 10 बढ़ रहा है, तो हमें क्या उम्मीद है कि 10 इनवर्स एक्स बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद सही है आपकी। चलिए, इसका डोमेन कितना है? आर, पूरा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसका रेंज कितना है? -π/2 नहीं मिल रहा, तो डॉटेड लाइन बनेगा, डॉटेड लाइन ऐसी। तो ये लाइन होगी आपकी y बराबर π/2 हो गई। और आपको कौन सी लाइन नहीं मिलेगी? आपको ये भी लाइन नहीं मिलेगी, -π/2। ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट्स दिखेगा, पॉइंट्स। -π/2 पर आपको क्या मिल रहा है? -इन्फिनिटी, अप्रोक्सीमेटली। तो कहना ही सही, -इन्फिनिटी पर आपको मिलेगा, -π/2 तरफ होगा ग्राफ। हाँ, ठीक है, मतलब ग्राफ यहाँ से आ रहा है ऐसे। अच्छा, जीरो पे जीरो है तो ग्राफ ऐसे बढ़ते हुए आएगा ऐसे। और ये देखो, ऐसे भी आपको दिख रहा है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड ही बनेगा ग्राफ। और ये कॉनकेव अपवर्ड है तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका आगे चल के? ऐसा। और ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि π/2 पे कभी आप इन्फिनिटी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इन्फिनिटी पे π/2 कैसे पहुंचोगे आप? भाई, π/2 पे आप इन्फिनिटी पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इन्फिनिटी तरफ π/2 कैसे पहुंचोगे? ग्राफ मतलब ऐसे लाइन है, और ऐसे ऐसे जा रही है, बस जा ही रही है, टच नहीं कर रही है, ऐसे टच नहीं करेगा। ठीक है? टच टच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखो, आप इंक्रीजिंग ही है ये, 10 इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग ही निकला। तो 10 इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया? चलो, अब आते हैं बात पहली पॉइंट पर। क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? हाँ, बाउंडेड है सर, ये बाउंडेड है। अच्छा सर, सीधा आप बात करो,
सर ऐसे तो बाकी तीन में भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी सर कटौती की होगी डोमेन में, तो इसका मतलब सर रेंज भी कटौती हुआ होगा, तो मतलब सभी तीन में आईटीएफ बाउंड फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सही। ऑल द आईटीएफ फंक्शन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑल आईटीएफ फंक्शंस आर बाउंडेड, बॉयफ्रेंड, बीएफ, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ये कैसा है? हाँ देखो सर, आप ध्यान से देखो, जो पोर्शन यहाँ बन रहा है वही पोर्शन यहाँ बन रहा है, मतलब ये ऑड है। डायरेक्टली ग्राफ से देखो, आप टाइम पास नहीं कर डायरेक्टली ऑड फंक्शन ही है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्यों? ऐसे देख लो आप, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। ये जिस माइनस एक्स पर जो एंगल दे रहा है वही एक्स पर पॉजिटिव एंगल देगा, है ना? और ग्राफ से देख लो, सिमेट्रिकल है। फर्स्ट में जो ग्राफ बन रहा है वो थर्ड में बन रहा है। मतलब अगर आप एक्स में इसमें जो रखोगे, जैसे एक्स में आपका वन आंसर आ रहा है, तो माइनस एक्स पे माइनस वन आया, क्योंकि माइनस आगे आता है। समझ में आ गया? ऑड फंक्शन। अच्छा, मतलब साइन इनवर्स भी ऑड है, उसका भाई टेन इनवर्स भी ऑड है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी एंगल आंसर इसी में से दे रहा है। ऐसे याद करने का बता रहा हूँ, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है, याद करने के लिए। और तीसरा ये बता दिया मैंने, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ग्राफ ये टेन इनवर्स का ग्राफ है, ये टेन इनवर्स एक्स का, याद कर लेना, काम आता है। और इंक्रीजिंग है तो फायदा क्या मिलेगा उसका? अगर टेन इनवर्स एक्स का आंसर बड़ा है टेन इनवर्स वाई से, तो जलूल 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 इनपुट भी बड़ा होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए चौथा, y बराबर कॉट एक्स। इसका जो तय किया गया है वो सेम एस कॉस का तय किया गया है, क्योंकि ग्राफ अगर देखो आप, इसका x क्या तय किया गया है, जीरो से पाई, और रेंज कितना देगा ये r। तो इसके हिसाब से कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो r है, वो r है, और रेंज आपको एंगल हमेशा जवाब के रूप में जीरो से पाई में देना है। रट्टा मत मारिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्राफ समझिए अच्छे से। कॉट का ग्राफ आप खुद देख सकते हैं, पूरा का पूरा मार्केट कवर करके दे रहा है आपको, जब आप x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू पाई में जा रहे हैं। ठीक है, देखो आप अभी वन वन है, और पूरा आपको ये मार्केट कवर करके दे रहा है आर। तो ये अच्छा, कॉट कैसा फंक्शन हो गया, कॉट एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स भी कैसा होगा? डिक्रीजिंग। अब चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। याद कैसे करना है इसको, शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। आपको जवाब कहाँ देना है? जीरो से पाई में देना है। ठीक है, अगर इनपुट प्लस रहा तो एंगल आपको देना है जीरो से पाई बाय टू में। अगर इनपुट नेगेटिव रहा तो आपको आंसर देना है पाई बाय टू से पाई में, क्योंकि कॉट वहां पर नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया कॉट का, और उम्मीद बिल्कुल कायम है कि डिक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, सबसे पहली बात कौन सी सर? बाउंडेड फंक्शन है ये, बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है सर, बाउंडेड। दूसरा सर, मेरे को तो ये लग रहा है कि सर ये नाइदर और नॉर इवन है। धोखा देगा सर, धोखा। सही, धोखा देगा ये। नाइदर ऑड है, नॉर इवन फंक्शन है। ठीक है, और ग्राफ से खुद ही फिर आ जाएगा। तो जीरो से पाई ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लाइन बनेगी, हटा देते हैं, क्योंकि आपको कभी जिंदगी में जीरो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इसके बीच में रहेगा, जीरो से पाई में। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना, ये तो फायदा है कलर चेंज करने का। और एक लाइन जहां पर ये जीरो होगा, वो लाइन कौन सी है? वाई इक्वल टू पाई बाय टू होगी, है ना? पॉइंट रिवर्स कर दो आप। जीरो पे कितना है? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी जब आप रहोगे तो आपकी वैल्यू जीरो के आसपास रहेगी, यहाँ यहाँ पर, यहाँ हो गया। अच्छा, पाई पर कितनी वैल्यू है? पाई पर है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू कहाँ होगी? पाई तरफ होगी। और जीरो पे पाई बाय टू होगा। अच्छा, ग्राफ कैसा है? ग्राफ आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा। तो ग्राफ ऐसा होता आएगा, ऐसे, ऐसे आ रहा है ऐसे यहाँ तक, और फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे टच नहीं करेगा लाइन को ना जीरो पे। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा साइड बनेगा, ऐसा। और गंदा बन गया ऐसे। हो मक्खन बन जा रहा है, ठीक है। हम्म, मक्खन।
भूख लग गई, भूख। तो ईटी हो गया आपका। अच्छा, समझ में आ गया। ठीक है, तो जीरो पे कितना आ रहा है? पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग है ओवरऑल, ये भी डिक्रीजिंग है। ये भी कॉट इनवर्स, तीसरा पॉइंट, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ग्राफिकली देख लो आप कि सर देखो आप, जो पोर्शन अगर इवन के हिसाब से जो पोर्शन बन रहा है सर इस तरफ, वो पोर्शन यहाँ बनना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो रहा, तो इवन नहीं है। ऑड क्यों नहीं है सर? ये जो पोर्शन यहाँ बन रहा है वो यहाँ बनना चाहिए हूबहू। मतलब कैसा? मतलब ऐसा ग्राफ ऐसा अगर बन रहा है तो उसका उसका मिरर इमेज क्या होगा? ऐसा। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये आपको फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये देखो तो ऑड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने कॉट इनवर्स माइनस एक्स, आपको क्या उम्मीद है कि ऑड के हिसाब से ऐसा आना चाहिए, पर नहीं होगा। जैसे आप इसके अंदर रख के देखिए -1, तो कितना एंगल आपको मिलेगा? पाई माइनस 45 मिलेगा। ये आपको एंगल यहाँ से देना है। और अगर ये आप बोलो कि माइनस कॉट इनवर्स 1 के बराबर है, तो -पाई/4 कहाँ बराबर है? बराबर ही नहीं है, और है ही नहीं। मैं कह रहा था, अब मानती नहीं मेरी बात। समझ में आ गया? ये कैसा है? ऑड, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो क्या चीज हम सेपराइज करते हैं? समराइज। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स का रेंज सेम है। मतलब फर्क है -पाई/2 पे क्लोज साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में नहीं है। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स का सेम रेंज है, 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट। सभी आईटीएफ बाउंडेड होते हैं। ठीक है, और जैसा फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज करेगा वैसा ही उसका इनवर्स इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। इंक्रीज फंक्शन से फायदा क्या मिलता है? आप अगर कॉट इनवर्स, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिक्रीज का फायदा क्या हुआ कि अगर कॉट इनवर्स एक्स का आंसर बड़ा है कॉट इनवर्स वाई से, तो एक्स छोटा होगा वाई से। ठीक है, ये डिक्रीजिंग का फायदा। इनइक्वालिटी घूम जाती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनइक्वालिटी चेंज। क्यों? बिकॉज फंक्शन डिक्रीज करता है। इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, डीएनसी। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीज करता है। इतना याद हो जाएगा, इनइक्वालिटी में आपको राहत मिलेगी, राहत। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, चलिए अगला, पांचवा ग्राफ। बचे दो नमूने। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स किसका भाई है? कॉस का भाई है, तो उसका भी रेंज वही है, 0 से पाई वाला ही सीमित रखा है उसका भी। तो इसका डोमेन कितना मैंने तय किया है? 0 से पाई। और ये रेंज क्या देगा भाई? 0 से पाई में सब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अरे यार, तो सेक का लिखा है मैंने, ये सेक का है। तो सेक इनवर्स का अपना डोमेन कितना हो गया? सेक इनवर्स का डोमेन अब हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -1। इतना तो वैल्यू हम इसको देंगे, और हमें आंसर रूप में क्या देगा? 0 से लेकर पाई देगा, सिवाय पाई/2 कभी नहीं देगा। सिवाय पाई/2 कभी नहीं देगा, क्योंकि पाई/2 पे वो अनडिफाइंड हो जाता है बेचारा। तो इसकी रेंज आप याद कर लीजिए, हूबहू मैच करती है स्टेक इनवर्स। मतलब ये याद कर लो, ये एंगल आपको नहीं मिलेगा, होलो बना दिया। ये एंगल आपको मतलब मिल सकते हैं, तो 0 और पाई। अगर सेक इनवर्स के अंदर आप डालोगे पॉजिटिव वैल्यू तो आपको एंगल 0 से पाई/2 में मिलेगा, और अगर आप डालोगे नेगेटिव तो आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में से। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आंसर देने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे याद रखा है, मैंने जैसे याद रखा है, मैं तो कॉस का याद रखता हूँ, स्टेक का अपने आप बन जाता है, क्योंकि टैलेंट मेरे में कमी नहीं है। तो ये ग्राफ कॉस का है। ऐसा ये ग्राफ कॉस का बनेगा ऐसा, 0 से पाई। ये पाई/2 है, ये 0 पे 1 दे रहा है, और ये पाई पर -1 दे रहा है। ठीक है, पाई पर -1 दे रहा है। अब जो अपना सेक है वो भाई साहब उल्टा है। किसका उल्टा है? सेक, सेक उल्टा है कॉस का। मतलब अगर कॉस घटेगा तो सेक बढ़ेगा, तो अगर कॉस घट रहा है तो सेक बढ़ रहा है। और उस कहाँ पे जाएगा सेक? सेक जाएगा पाई/2, ये इंफिनिटी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर कॉस रीच करेगा
जीरो तरफ, जीरो से ऊपर है, आपको दिख रहा है ये बात, जीरो से हल्का सा ऊपर है, तो उस समय वैल्यू 1/0 कहाँ होगी, इंफिनिटी जाएगी। अच्छा, अच्छा अब कॉस क्या हो गया, आ गया नेगेटिव में, तो सेक भी क्या हो जाएगा, ऐसे। तो अगर कॉस घटेगा तो सेक बढ़ेगा, क्योंकि पाई/2 से आगे माइनस, जीरो माइनस हो गया, और 1/0 माइनस, 1/0 से जस्ट नेगेटिव आपको कहाँ ले जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो आप कॉस अगर घटेगा तो सेक बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा मार्केट, ये पूरा का पूरा रेंज जो है वो कवर कर रहा है, और घबराने वाली बात नहीं है कहीं पर ये, क्या नहीं है, मैन्युअल नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, तो फाइनली मैं इसको रब कर दूं, अगर इस पोर्शन को, ये पोर्शन अगर रब कर दूं मैं बीच का, तो ग्राफ इतना बन रहा है। मतलब सेक कैसा फंक्शन हुआ, सेक एक्स कैसा हुआ, आप आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, दिख रहा है, इंक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ओवरऑल इंक्रीज है, तो सेक इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था ना, कॉस्ट घट रहा था तो सेक बढ़ रहा है। तो हमें क्या उम्मीद है कि सेक इनवर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो अब ग्राफ बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ तो आप समझिए कॉन्सेप्ट, ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या आता है, कॉस का ग्राफ याद कर लो, जब जब कॉस जीरो की तरफ जाएगा तब तक सेक इंफिनिटी जाएगा। और दूसरा फायदा, जब जब कॉस घटेगा तो सेक बढ़ेगा, और जब कॉस बढ़ेगा सेक घटेगा, दो चीज पे ग्राफ बन जाती है, फालतू में आप लोड याद करते हो सब ना। सेक इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं, अपना रेंज कितना है, जीरो से पाई, जीरो से लेकर पाई, इसमें अपने का आंसर मिलेगा जीरो से पाई, पाई/2 नहीं मिलेगा, पाई/2 नहीं मिलेगा। अच्छा, जीरो पे कितना है, वन, पॉइंट याद है ना, जीरो डिग्री पे कितना है, वन है, तो वन पे कितना होगा, जीरो, तो यहाँ पर आता है वन, तो वन पे आपको मिलेगा जीरो, ठीक है, जीरो पे वन है तो वन पे जीरो, ये पॉइंट याद हो गया। अच्छा पाई पे कितना है, -1, तो -1 पे कितना आएगा, पाई, -1 पे कितना आएगा, पाई, ठीक है। अच्छा अगला, अगला पॉइंट इसमें क्या देखा हमने, कि पाई/2 पे कहाँ रीच कर रहा है ये, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे सेक इनवर्स कहाँ रीच करेगा, पाई/2, तो इन्फिनिटी पर आप पाई/2 तरफ होगे, मतलब आप कहीं यहाँ होगे, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर। अच्छा पाई/2 से ज्यादा है, कम, आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी प्लस है, तो आप 90 से तो कम ही हो, आप दिख रहा है आपकी वैल्यू इन्फिनिटी कब है, जब 90 से कम हो, 90 से जस्ट कम हो, 90 से कम मतलब 89 डिग्री इतना आसपास हो, तो आप पाई/2 से तो कम ही होगे आउटपुट में भी। अरे समझे, जैसे आपने रखा, आप बढ़ाते गए तो आपकी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो पाई/2 से या तो आप कम हो, तो आंसर पाई/2 से कम आएगा, मतलब आप बिलो द लाइन बाई इक्वल टू पाई/2 हो गए। और ग्राफ देखो कहाँ पहुंचेगा, ये ग्राफ पहुंचेगा आपका, ये ग्राफ कैसे बन गया, एक मिनट, जीरो पे वन है तो वन पे जीरो, अच्छा, ओ सॉरी इन्फिनिटी पे, वो यहाँ पर हो गया वैसे, मैं वहां देखा था, मैं इधर देख रहा था, जबकि वैल्यू तो, ये वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी तरफ है, प्लस इंफिनिटी, इन्फिनिटी जब आप होगे तो आप पाई/2 से कम होगे, मतलब आपकी ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा जाएगा, ऐसा, दिख रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा माइनस, अब आप देखो, अब आपकी वैल्यू जब पाई पाई से जस्ट कम थी, तो आपकी वैल्यू, अच्छा सॉरी, पाई/2 से थोड़ी सी बढ़ गई आगे, पाई/2 से ऊपर गए यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू कहाँ चली गई, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी में आपकी वैल्यू क्या होगी, पाई/2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो यहाँ पर हो गया, और आप कहाँ रीच कर रहे होगे, ऐसे पाई तरफ रीच करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो वैल्यू क्या है, जब आप ऐसे आ रहे हो वैल्यू बढ़ रही है, फिर बीच में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रेंज ही कितना है भाई, -1 से कम है, वन से आगे, फिर वैल्यू फिर बढ़ गई, ओवरऑल सेक इनवर्स भी क्या हुआ, सेक इनवर्स एक्स भी क्या हुआ, बढ़ा है, सेम हरकत है, यानी कि अच्छा सर कॉसेक इनवर्स तो घटेगा, साइन एक्स तो बढ़ रहा है, तो कॉसेक इनवर्स घटेगा, देखो कॉस एक्स घट रहा था तो सेक बढ़ रहा था,
तो उसी प्रकार से सेक इनवर्स भी बढ़ रहा है। मतलब इनवर्स की हरकतें मैच करती है, इंक्रीज डिक्रीज में मैच करती है। तो सबसे पहली बात इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका फायदा क्या है? सेक इनवर्स अगर बड़ा है सेक इनवर्स वाई से, तो एक्स बड़ा होगा वाई से। ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड तो होगा ही होगा, क्योंकि सबकी रेंज सीमित है, क्योंकि सबका डोमेन सीमित है, तो ये बाउंडेड तो कॉमन हो गया। और तीसरी बात, ये अपना कॉस इनवर्स कैसा था? नाइदर और नॉर इवन। तो ये भी नाइदर ऑड नॉर इवन। आपने नोटिस किया ये कि सर जिसका जिसका रेंज 0 से पाई में है सर, वो कुछ नहीं है, और जिसका रेंज -π/2 से π/2 में, वो सर ऑड है। तो दो बंटवारे हो गए आईटीएफ में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। मतलब साइन इनवर्स का भाई कॉसेक इनवर्स, और टेन इनवर्स के ऊपर आता है साइन इनवर्स। तो याद रखने के लिए आप याद कर लो टेन इनवर्स क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आता है साइन इनवर्स इसलिए। तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स ऑड होते हैं, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स ये ना तो ऑड ना तो इवन, क्योंकि इनका आउटपुट 0 से पाई है, इस वजह से। ऐसे याद करने के लिए स्लॉट याद रहेगा आपको, ठीक है? तो नाइदर और नॉर इवन रहेंगे ये। और एग्जाम्पल देखना हो तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ना तो ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स के होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा, जो पोर्शन बन रहा है इधर वैसा हुबहू यहाँ नहीं बन रहा नीचे, और जो पोर्शन यहाँ बन रहा है वो हुबहू यहाँ नहीं बन रहा, इसलिए ऑड नहीं है। इवन क्यों नहीं है? क्योंकि जो पोर्शन यहाँ बन रहा है वो सिमेट्रिकल यहाँ नहीं बन रहा, इसलिए। या ऐसा सोच लो आप कि आपको मान लो आपने रखा -1 रखा, वही π-45, और ये -45 बन रहा है, कहाँ मैच हुआ? वो सॉरी, ये तो अपना सेक इनवर्स है ना। अरे भाई सेक इनवर्स, वो सेक इनवर्स है ये। वो सॉरी सेक इनवर्स है ये। ये तो भाई साहब, ये तो बिरादरी में आ रहा है। इवन सेक इनवर्स है, नहीं बन पाएगा। नाइदर और नॉर इवन, क्योंकि आप रख के देख लो -x, मुझे लगा शायद वो टेन इनवर्स, कॉटेक इनवर्स, साइन इनवर्स में आ गया। सेक इनवर्स है, ये बराबर नहीं होगा माइनस सेक इनवर्स एक्स के। कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल ना, वही। मैंने बस वो कॉट इनवर्स लिख दिया था। तो जैसे आप इसमें रख के देखो, आप सेक इनवर्स -π/3 रख के देखो, सॉरी माइनस हाफ रख, -2 रख के देखो, और यहाँ रख के देखो sec−2। तो -2 कब देगा भाई? sec−2 कब देता है? sec2 कब देता है? जब एंगल कितना हो? 60 डिग्री। तो ये π-60 होगा, क्योंकि -2 अंदर लिखा हुआ, आपको दिखा -2 लिखा हुआ है। तो -2 नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो एंगल यहीं से मिलेगा, π-60। अब वेरीफाई करके देख लो, sec π-60। बहुत आसान है, देखो। कभी आपसे मिस्टेक हो जाए ना कि सर ने क्या बताया, थीटा मान लो, -2 क्या लिख लो, सेक थीटा पलट दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। भाई sec-2 कब देगा? अब सोचो एंगल, अच्छा सर ने बोला था नेगेटिव है, तो यहाँ से एंगल देना है, तो अपना +2 के लिए कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो सेकंड में जाना है तो π-60। रास्ता याद हो गया? आप क्या करिए, पहले सोचिए +2 के लिए। +2 के लिए मतलब आप कहाँ से सोचेंगे? एंगल, एक्यूट एंगल सोचेंगे, तो आपके मन में आएगा 60 डिग्री। अब 60 आपको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रास्ते का नाम, मैं रास्ते का नाम भी लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर। रास्ते का नाम, अगर यहाँ से थीटा सोचे हो तो यहाँ पर एंगल आएगा π-थीटा। इसी प्रकार से अगर कॉट की बात करें तो यहाँ पर एंगल आपने थीटा सोचा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर π-थीटा आएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉट इनवर्स कोई आपसे पूछ रहा है कि -√3 बताओ, तो पहले किस लिए सोच लो? पहले सोच लो कॉट इनवर्स √3 के लिए सोचा, कितना एंगल आएगा आपका? भाई टेन इनवर्स 30 डिग्री आएगा। अब आपको जाना कहाँ पर है? अब आपको पता है कि आपका तो वैल्यू नेगेटिव था, तो आपको एंगल देना था π/2 से पाई में, तो आप क्या बोल दोगे? π-30। क्लियर हो गया? तो यहाँ से एंगल सोच लो, और यहाँ चले चले जाओ। रास्ते का नाम क्या है? रास्ते का नाम क्या है? π-थीटा। अब इसकी बात करें, टेन की बात करें, तो यहाँ से एंगल सोचा आपने थीटा, यहाँ से सोचा थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा? -थीटा आएगा। टेन इनवर्स मान लीजिए कोई आपसे पूछे -1, तो पहले आप क्या सोच लीजिए, टेन इनवर्स 1 कब आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? 45 डिग्री। अब बस आपको जाना कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, -90 से 0 में, तो आप क्या बोल देंगे? -45 डिग्री। आंसर देना आसान हो गया आपके लिए।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी थीटा, यहाँ सोचो, यहाँ जाने के लिए पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा सोच लिया आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ आंसर देने के लिए माइनस थीटा। मैं आपको सब चीज बता रहा हूँ डिटेल में, आपको आंसर निकालना हो तो भी सवाल करेंगे तो आपको हैबिट आ जाएगी, जिससे मैं कराता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये तो एग्जाम्पल्स हो गए कुछ, कैसे लिखते हैं। खैर, 5 - 60, ये कितना होगा माइनस, इसके हिसाब देखें तो -60 बराबर मैच नहीं हो रहा। वही है, मतलब जैसा कॉस इनवर्स की हरकत है, नाइदर और नॉर इवन, तो नाइदर ऑड नॉर इवन, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट बचा है कॉसेक एक्स, तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स की बात करते हैं। इसके लिए जो डोमेन, इसका जो डोमेन है वो तय किया गया है हूबहू, जैसा साइन साइन एक्स के लिए किया था, -π/2 से लेकर π/2 सिवाय 0 डिग्री को छोड़कर, और इसका रेंज क्या होगा, वही -1 से कम, यूनियन 1 से ज्यादा, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज याद कर लीजिए, -90 से 90 में आंसर देना है। आपको याद आ गया, साइन इनवर्स वही चल रहा है, भाई भाई है ऐसा। कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ आता होगा साइन का, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। -π/2 से π/2 में ग्राफ ऐसा है। तो क्या याद रखना है कि जब जब जीरो देगा तो वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड होगा ऐसे, यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा आपको। अब दूसरा, कि ग्राफ अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ग्राफ अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ घटेगा, ऐसा ग्राफ बन गया। भाई अगर ये जीरो माइनस रीच करेगा फिर माइनस इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली साइन का उल्टा, 1/साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है। अगर साइन बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये घटेगा तो कॉसेक बढ़ेगा, सिंपल है। और फिर जीरो से आगे जाते आप, जीरो प्लस हो गया तो आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी वैल्यू पहुंचेगी 1 तरफ। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो वैल्यू क्या हुआ है, घटा है, डिक्रीज हुआ है, और फिर यहाँ पर भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कहना है इसे कि अगर साइन एक्स, अब देखो साइन इनवर्स याद करो, साइन एक्स बढ़ रहा था इसी रीजन में, कॉसेक उल्टा है, तो कॉसेक एक्स अगर डिक्रीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक इनवर्स एक्स भी डिक्रीज आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका कॉसेक एक्स का, क्लियर है यहाँ तक, ग्राफ बन गया कॉसेक का। अब ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, आपको आंसर कहाँ से कहाँ देना है, आपको आंसर देना है π/2 तक देना है, और -π/2 तक देना है। और आपको आंसर क्या नहीं मिलेगा, कभी भी 0 डिग्री नहीं मिलेगा, ऐसा तो यहाँ पर बनाएगा डॉटेड लाइन, समझ में आया। अब आप अगर आप रखोगे इसमें -π/2, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है, तो -1 पे कितना आ जाएगा, माइनस, ओके, ये लाइन -1 यहाँ आएगा, तो -1 पे आपको मिल रहा है -π/2, यहाँ पर आपको, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 पे कितना मिल रहा है, π/2, ठीक है ना, π/2 पे 1 है, तो 0 डिग्री से आगे। अब देखो, आपकी वैल्यू अगर 0 से कम है, 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से अगर कम में है वैल्यू, तो आपकी वैल्यू कहाँ रीच कर रही है, माइनस इंफिनिटी रीच कर रही है। तो माइनस इंफिनिटी में आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री से कम होगी, मतलब 0 डिग्री से कम यहाँ हो गई, यहाँ पे, और आपकी वैल्यू ऐसे आ रही है, ऐसे, समझ में आया। 0 डिग्री से कम है ना, इनपुट इनपुट, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस इंफिनिटी आ रहा है। तो इनवर्स के लिए क्या होगा, इनपुट माइनस इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री से हल्का सा कम आएगा। तो वही है, 0 डिग्री के लाइन से आप इस लाइन y इक्वल टू 0 डिग्री से आप कम वैल्यू आपकी, तो आप ऐसे यहाँ से आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं आप।
क्लियर होगी। अब जैसे ही आप अगला 0 प्लस लिखोगे, 0 डिग्री से आगे बढ़ोगे, 0 डिग्री से आगे जाओगे, तो आपकी वैल्यू कहाँ चली गई, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर आप कहाँ होगे, 0 डिग्री से आगे होगे। तो इन्फिनिटी जब आप टेंड करोगे तो आपकी वैल्यू 0 डिग्री से ऊपर तरफ। ओवरऑल क्या हुआ, ग्राफ कैसा है, घट रहा है। फिर ग्राफ क्या हुआ, घटा। तो ग्राफ ओवरऑल क्या है, डिक्रीज हो रहा है। वही आप बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कॉसेक इनवर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब फटाफट लिखते हैं। तो पहली बात, बाउंडेड फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका रेंज सीमित है। दूसरा, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका फायदा क्या उठाएंगे, अगर कॉसेक एक्स कॉसेक इनवर्स वाई से बड़ा है तो एक्स छोटा होगा वाई से। तीसरा, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑड है क्या, हाँ देखो सर, जो क्वाड्रेंट बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि आप देखो एंगल ये कहाँ दे रहा है आपको आंसर, -90 से लेकर 90 में दे रहा है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव यहाँ से आंसर देगा, पॉजिटिव के लिए यहाँ से आंसर देगा, 0 डिग्री से। 0 डिग्री दे नहीं पाएगा बेचारा, तो ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब आप रख पे रख के देखो, आप -1, तो आपको कितना आंसर दे रहा है, -45। और ये भी कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, आ गया नेगेटिव बात। तो हमने फाइनली आईटीएफ समझ लिया क्या क्या चल रहा है। ओके, तो अब कुछ सवाल करते हैं। मैं आपको एंगल्स दूंगा, आपको बताना है कितना आंसर आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या है आईटीएफ। ठीक है, ऐसा आसान देते हैं, चलिए चलिए ठीक है। सवाल कितना होता है। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3 और -tan−1 - √3। अभी सवाल सामने आपके आ गया, अब आप ट्रिक्स याद कर लीजिए। किस, दो रीजन बना लो, दो रीजन, ये साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कौन सा, टेन इनवर्स। ये आंसर कहाँ देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आंसर देंगे। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स कहाँ से आंसर देंगे, इसमें से आंसर देंगे, 0 से पाई में। दूसरी बात, अगर इनपुट नेगेटिव रहा तो यहाँ से आंसर मिलेगा, -90 से 0 डिग्री में आंसर देना है। पॉजिटिव रहा तो इनपुट 0 से π/2 में देना है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में 0 से लेकर π/2 में अगर इनपुट पॉजिटिव रहा तो यहाँ से आंसर देना है, अगर इनपुट नेगेटिव रहा तो यहाँ से आंसर देना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में से आंसर देना है। सिंपल। तो बताइए, अब मैं कैसे समझ रहा हूँ वो समझिए। अगर आप एकदम गुड़ गोबर है, मतलब आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा, तो आप पहले स्टेप समझिए, ऐसे कर सकते हैं इसको। इसको आपने क्या माना, इसको आपने माना थीटा, फिर ये क्या बन गया, साइन थीटा बराबर -1/√2। अब सोचो, अच्छा नेगेटिव -1/√2 है, तो नेगेटिव यहाँ आएगा, तो आंसर कितना आएगा, -45 डिग्री, क्योंकि -45 पे कितना होता है, -1/√2 होता है। थीटा आ गया -π/4। अब इतना दो स्टेप में क्यों फालतू बर्बाद करूं, अब मैं जल्दी करूंगा। अब मैं देखूंगा पहले इनपुट नेगेटिव है, अच्छा मतलब आंसर मुझे π/2 से पाई में देना है, क्योंकि कॉस इनवर्स है। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, कॉस इनवर्स 1/√2 कब होता है, तो ये होता है 45 डिग्री पर। अब जाना कहाँ पर है मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रास्ता का नाम क्या है, π-45 डिग्री। आप चेक करके देख लो, कॉस π-45 -1/√2 ही होता है, आ गया एंगल। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स, आंसर करना देना है 0 से पाई। मैं अभी धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे, 0 से पाई में देना है। अंदर नेगेटिव वैल्यू देखा तो आपको एंगल कहाँ से कहाँ देना है, π/2 से पाई में देना है। पहले सोच लीजिए प्लस के लिए, तो प्लस के लिए कितना होगा, 1/√3, 60 डिग्री पर आएगा। 60 डिग्री पर अब जाना है थर्ड में, सेकंड में जाना है, तो π-60। ठीक है, अगला -√3, नेगेटिव है, एंगल यहां से देना है,
जल्दी करो, -√3 कितना होता है? -60 डिग्री। तो -60 डिग्री, बिकॉज आगे माइनस है, जोड़ लो। तो माइनस, ये कितना हो जाएगा? पाई -90। तो पाई/2 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ रहा है +60, कट गया पाई। आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई/2। आई थिंक ये सवाल में आपने अच्छे से आपको सिखा दिया है चीजें कैसी करनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? tan−1 लिखा हुआ है। अब इस ये टाइप का सवाल कैसा है कि आपको नहीं पता कि अंदर कैसी वैल्यू है, मतलब आपको tan−1 ही नहीं पता। अरे निकाल पाओगे tan−2? tan−2 मतलब आपने चलो उसे थीटा माना, तो 2 कितना हो गया आपके लिए? tan थीटा हो गया। अब आपको कोई पता है थीटा कितना होगा? इतना पता है आपको कि 45 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि थीटा पे तो 45 पे तो 1 हो जाता है, वैल्यू बड़ी होगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप, tan−2 को आप मान लीजिए थीटा। अब जब भी आप आईटीएफ को कुछ भी माने, तो एंगल में ही मानिएगा, क्योंकि सभी का रेंज एंगल में आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, थोड़ी सी उल्टी खोपड़ी करनी पड़ेगी इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? आप डालिए वैल्यू, आपको एंगल डालिए, आपको वैल्यू मिलता है। अब आईटीएफ में क्या है? अब आप एंगल डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, पर एंगल क्या मिलेगा वो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेन थीटा माना, तो अब इसको पलट दो आप आराम से। तो टेन कितना हो गया? 2 कितना हो गया? टेन थीटा। अब जब भी आप ध्यान सुनो, जब भी आप इसको पलट रहे हो ना, तो आपका थीटा, क्योंकि आप आईटीएफ से ट्रिगो में जा रहे हो, मतलब आपने छूट दी है कि भाई साहब ये 1/1/2 है, मतलब आप मान रहे कि 1/1/2 है, तो आप जो भी थीटा लिखेंगे वो बकायदा रेंज में लिखेंगे। तो थीटा उस समय क्या रहा होगा? अगर मैं और अच्छे सोचूं तो 0 से π/2 में रहा होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। तो आपको क्या है ना, पलटने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने आईटीएफ, मान लो ये नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं आपको दूं ऐसा, tan−1√3 थीटा, और आपने नहीं लिखा और आपने जल्दबाजी में लिख दिया √3 = tan थीटा। अब आपके मन में बहुत सारी गंदी गंदी बातें आएंगे। अब आपके मन में बहुत सारे थीटा आएंगे कि सर देखो, 2π+60 भी होता है, 60 भी होता है, 4π+60 भी होता है, π+60 भी होता है। अरे क्या होता है वो मैटर नहीं करता है। tan इनवर्स से आप जब इसको ला रहे हैं और आपने जब ये सोचा, तो आपने बेवकूफों, आपने इसको 1/1 की इज्जत नहीं दी। तो बताइए आईटीएफ कैसे बना? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप आईटीएफ को थीटा माने, तो थीटा अपनी औकात में, यानी कि उस जगह पे होना चाहिए जहां पर आप आईटीएफ से ट्रिगो और ट्रिगो से आईटीएफ जा आ सके। तो थीटा क्या रहा होगा? 0 से π/2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है इसलिए। तो जब भी आईटीएफ को कुछ माने एंगल में, तो एंगल आपको, रेंज आपको याद होना चाहिए कि आप बाहर ना निकले, 1/1 को ब्रेक करना कर दें। ठीक है, एंगल बहुत सारे ना लिख दें ट्रिगो में घुसते ही, ट्रिगो में घुसते ही पता नहीं क्या खुजली हो जाती है, एंगल लिखने की बहुत मन करता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? तो 2 tan थीटा। अब सवाल क्या बन गया? अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल बन गया है साइन थीटा, क्योंकि आपने थीटा माना इसको। अगर ये साइन थीटा हो गया, अब मुझे tan θ2 पता है, तो साइन थीटा, अब देखो फायदा मिला ना इस एंगल का, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। अब tan थीटा ट्रायंगल से निकाल लेंगे, भाई ये 2 है, ये 1 है, ये थीटा मानते हैं, 90 है, फिर कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना होगा? 2/√5। यानी कि इसका आंसर क्या है? 2/√5। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। अभी पार्ट 1 समझ में आपको अच्छे से आ गया, जितने भी इसके हैं सब याद कर लीजिए। वो पार्ट 2 में अपलोड आज ही कर दूंगा, 2 पार्ट आज अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा और आपको चैनल पे मिल जाएगा। बस पार्ट 2 भी मिल जाएगा, पार्ट 2 भी इसी में है। फिर पार्ट 2 के बाद आपको वो एक्सेस तभी मिलेगा जब आप परचेज करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कैसा लेक्चर रहा, और आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।